वेलकम टू डीके वीडियोज। आज हम पढ़ेंगे पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता का भावार्थ और उसके प्रश्नोत्तर। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी कविता। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दर्ग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो इस पंक्तियों में कवि ने जो भावार्थ बताया, जो व्याख्या की है, वो देखिए। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु थी, यानी कि वर्षा ऋतु का समय था, बारिश का मौसम। संपूर्ण प्रदेश पर्वतों से घिरा हुआ था, यानी कि सभी पर्वतों पर बारिश हो रही थी। वर्षा ऋतु में बादलों की उमड़ घुमड़ के कारण प्रकृति अब प्रत्येक क्षण अपना रूप परिवर्तित कर रही थी, यानी कि आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, तो बार बार यानी कि प्रकृति का रूप परिवर्तित हो रहा था। क्योंकि जब बारिश होती है तो कभी प्रकृति अपन को अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। कभी बादलों की घटा के कारण अंधकार हो जाता था, तो कभी बादलों के हटने से प्रदेश चमकने लगता था। इसी प्रकार क्षण प्रतिक्षण प्रकृति अपना रूप परिवर्तित कर रही थी। इस प्राकृतिक वातावरण में मंडप के आकार का विशाल पर्वत अपने सुमन फूलों रूपी नेत्रों को फैलाए नीचे शीश के समान चमकने वाले तालाब के निर्मल जल को देख रहा था। क्योंकि पानी साफ होता है, तो यानी कि उसमें अपने आप को वो देख रहा था। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह तालाब उसके चरणों में पला हुआ है और यह दर्पण जैसा विशाल है। पर्वत पर उगे हुए फूल पर्वत के नेत्रों के समान लग रहे हैं और ऐसा प्रतीत होता है मानो ये नेत्र दर्पण के समान चमकने वाले विशाल तालाब के जल पर दृष्टिपात कर रहे हैं। अर्थात पर्वत अपने सौंदर्य का अवलोकन तालाब रूपी दर्पण से कर रहा है। भाव यह है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप निखर जाता है, वह इस ऋतु में अपने सौंदर्य को निहार रही है। चलिए अब इसका दूसरा देखते हैं अपन। गिरी का गौरव गाकर झरझर बंद में लनस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे हैं नभ में अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। देखिए इसका भावार्थ। फेन से भरे हुए झरने झरझर करते हुए बह रहे हैं, यानी कि झाग से ऐसा प्रतीत होता है मानो उस झरने का स्वर रोम रोम को रोमांचित कर रहा है और उत्साह भर रहा है। झरते हुए पानी की बूंदें मोतियों के समान सुशोभित हो रही है। ऊंचे पर्वत पर अनेक वृक्ष लगे हुए हैं। ये वृक्ष ऐसे प्रतीत होते हैं मानो ये पर्वतराज के हृदय में उठने वाली महत्वाकांक्षाएं हो। उन्हें एकटक शांत आकाश की ओर देखते लगता है मानो ये चिंतित होकर अपना स्थान पर खड़े। तो इस प्रकार से वो दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब वृक्ष बहुत चिंता में है, क्योंकि उमड़ घुमड़ कर बारिश हो रही है, तो वो चिंता से एकदम जो शांत आकाश है उसको देख रहे हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसका अगली पंक्तियां लेते। उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गए निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। धंस गए धरा में सब्बे शाल, उठ रहा है धुआं जल गया ताल। यूं जलज यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो देखिए इन पंक्तियों में जो कवि ने भावार्थ बताया है, यानी कवि जो कहना चाहता है वो ये है कि कवि कहते हैं कि देखा अचानक ये क्या हो गया। वह पहाड़ जो अभी तक दिखाई दे रहा था वह ना जाने कहाँ चला गया। यानी कि जो धुंध छाई हुई थी, जो बारिश के बाद में धुंध छा जाती है, तो उस धुंध में जो बादल अभी तक दिखाई दे रहे थे वो बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं।
तो वो पता नहीं कहाँ चले गए। अर्थात आकाश में अत्यधिक संख्या में बादल घिर आए और वह पर्वत उन बादलों की ओट में छिप गया। यानी कि पर्वत कहाँ छिप गया? बादलों की ओट में। इसके कारण से वो दिखाई देना बंद हो गया। इस धुंधले वातावरण में जबकि सब कुछ छिप गया, केवल झरने के स्वर सुनाई दे रहे हैं। यानी कि चारों तरफ धुंध छाई हुई है तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन झरने के स्वर सुनाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धरती पर आकाश को टूट पड़ा हो। इस वातावरण में शांत स्वभाव वाले शाल के वृक्ष भी धरती के अंदर धंस गए। ऐसे रौद्र वातावरण में धुंध को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह धुंध न होकर तालाब के जलने से उठने वाला कोई धुआं है। इस प्रकार बादल रूपी वाहन में घूमता हुआ प्रकृति का देवता इंद्र नए नए खेल खेल रहा है। अर्थात प्रकृति नित्य प्रति नवीन क्रीड़ाएं कर रही है। चलिए अब अपन पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला है इसमें, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में मौसम बदलता रहता है, तेज वर्षा होती है, जल पहाड़ों के नीचे इकट्ठा होता है तो दर्पण जैसा लगता है। पर्वतमालाओं पर अनगिनत फूल खिल जाते हैं, ऐसा लगता है अनेकों नेत्र खोलकर पर्वत देख रहा है। पर्वतों पर बहते झरने मानो उसका गौरव गान गा रहे हैं। लंबे लंबे वृक्ष आकाश में यानी कि आसमान को निहारते चिंतामग्न दिखाई दे रहे हैं। और अचानक काले काले बादल घिर आते, ऐसा लगता है मानो बादल रूपी पंख लगाकर पर्वत उड़ना चाहते हैं। कोहरा धुएं जैसा लगता है और इंद्र देवता बादलों के यान पर बैठ के नए नए जादू दिखाना चाहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इसका प्रयोग क्यों किया है। तो देखिए, मेखलाकार का अर्थ है गोल, जैसे कमरबंद। यहाँ इस शब्द का प्रयोग पर्वत की श्रृंखला है उसके लिए किया गया है। ये पावस ऋतु में दूर दूर तक गोल आकृति में फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रदृग सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। तो सहस्त्रदृग सुमन से तात्पर्य है पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों से अपने ही बिंब को निहारते हुए से प्रतीत होते हैं। पर्वतों पर खिले हुए सहस्त्र फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। कवि ने तालाब की समानता दर्पण के साथ दिखाई है। कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ व निर्मल है, वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है, दोनों ही पारदर्शी है, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ करना उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है, पर्वत के हृदय में उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात का प्रतिबिंब करते हैं। तो पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंब करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए अपनी उच्चाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हो। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के समय साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए दिखते हैं। तो कवि के अनुसार इतनी तेज और मूसलाधार बारिश थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, चारों ओर धुआं सा उड़ता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि मानो तालाब में आग लग गई हो, चारों ओर कोहरा छा जाता है, पर्वत झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर ही शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। तो पर्वतों की ऊंची चोटियों से सरसर करके बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये वे पर्वतों की उच्चता एवं महानता की गौरव गाथा गा रहे हो।
जहां तक बहते हुए झरने की तुलना का संबंध है तो बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। है टूट पड़ा भू पर अंबर। तो इसका भाव है कि जब आकाश में चारों तरफ असंख्य बादल छा जाते हैं तो वातावरण धुंधमय हो जाता है और केवल झरनों की झरझर ही सुनाई देती है। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। सेकंड है इसमें, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेल था इंद्रजाल। तो पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में पल पल प्रकृति के रूप में परिवर्तन आ जाता है। कभी गहरा बादल, कभी तेज वर्षा व तालाबों से उड़ता धुआं। ऐसे वातावरण को देखकर लगता है मानो वर्षा का देवता इंद्र बालक रूपी यान में बैठकर जादू का खेल दिखा रहा हो। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े पहाड़ अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हो। बादलों का उड़ना, चारों ओर धुआं होना और मूसलाधार वर्षा का होना, ये सब जादू के खेल के समान ही दिखाई दे रहे थे। अगला है, गिरिवर के ओर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे हैं निरोध नभ में अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो इसका भाव है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में क्षण क्षण होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों तथा अलौकिक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र देवता ही अपना इंद्रजाल जलज रूपी यान में घूम घूम कर फैला रहा है। अर्थात बादलों का पर्वतों से टकराना और उन्हीं बादलों से पर्वतों व पेड़ों का पलवर में छिप जाना, ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आकाश की ओर निरंतर ताकना, बादलों के मध्य पर्वत जब दिखाई नहीं पड़ते तो लगता है मानो वे पंख लगाकर उड़ गए हो आदि। तो ये सब इंद्र का फैलाया हुआ मायाजाल लगता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कविता का सौंदर्य के प्रश्न करते हैं। पहला है, इस कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कुशल चिचेरे हैं। वे प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं को आरोपित करने में सिद्धहस्त हैं। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने प्रकृति, पहाड़, झरने, वहां उगे वृक्ष, शाल के पेड़, बादल आदि पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया है। इसलिए कविता में जगह जगह मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। कविता में आए मानवीकरण अलंकार निम्नलिखित है। पर्वत द्वारा तालाब रूपी स्वच्छ दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध होना, पर्वत से गिरते झरनों द्वारा पर्वत का गुणगान किया जाना, पेड़ों द्वारा ध्यान लगाकर आकाश की ओर देखना, पहाड़ का अचानक उड़ जाना, आकाश का धरती पर टूट पड़ना। कविता में कवि ने मानवीकरण अलंकार के प्रयोग से 4 चांद लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में इस कविता का सौंदर्य इनमें से किस पर निर्भर है? तो इसका आंसर होगा ख, शब्दों की चित्रमयी भाषा पर। वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ख वाला ही आंसर सही होगा, क्योंकि इस कविता में चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए प्रकृति का सुंदर और सजीव वर्णन किया है। थर्ड क्वेश्चन है, कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग करते हुए पावस ऋतु का सजीव चित्र अंकित किया है। ऐसे स्थलों को छांट कर लिखिए। तो देखिए, पहला इसमें है, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। सेकंड, गिरी का गौरव गाकर झरझर थर्ड धंस गया धारा में सब्बे साल। फोर्थ, गिरवीर के उड़ से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे हैं निरोध नभ में अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। थैंक्स टू वॉचिंग माई वीडियो।